इसका मतलब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन की एनर्जी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जीज का सम होती है। तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारे पास Cp की वैल्यू हो गई। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये असल में कारण है चार्ज के फ्लो का। तो मेरे पास कॉमन पोटेंशियल V0 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो अगर C2 अनचार्ज हो गया तो आपके पास फर्स्ट पोटेंशियल का हाफ हो जाता है। अब वो जो स्पार्क होता है अगर आपने ध्यान से देखा हो उसमें आपको लाइट भी दिखाई देती है, आपको धुआं सा यानी गर्मी भी दिखाई देती है और चट की आवाज भी आती है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, वो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए हमने कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन सीखी थी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। हम कैपेसिटर्स को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, आइदर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जिसमें कि चार्ज कांस्टेंट होता है, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन जिसमें पोटेंशियल कांस्टेंट या सेम होता है थ्रू आउट ऑल द कैपेसिटर्स। तो आज हम उसी कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटर्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको सीखते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टैट्स के हिसाब से आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इससे यूट्यूब एल्गोरिथम में मेरे काम को आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब इसमें हम दो तरह की डेरिवेशन देखेंगे। पहले हम लोग करेंगे एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी अगर हम कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है या उसका क्या फॉर्मूला निकल करके आता है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर तीन कैपेसिटर लिए C1, C2 एंड C3 और इनको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल है V। ठीक, ये है कैपेसिटर C1, ये है कैपेसिटर C2 और ये है कैपेसिटर C3। अब सीरीज में क्या चीज डिवाइड होता है, वो है पोटेंशियल। तो हम मान लेते हैं तीनों के लिए पोटेंशियल अलग अलग है, V1, V2 एंड V3। सीरीज में क्या चीज सेम होती है, आप कहेंगे सर चार्ज सेम होता है। तो हम कहेंगे सारे कैपेसिटर्स में सपोज सेम चार्ज Q फ्लो करता है। ठीक है, तो अब हमें यह देखना है कि यहां पर हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा हम लोग यूज करें। देखो सीरीज में क्योंकि चार्ज सेम होता है और कैपेसिटेंस भी साथ में होना चाहिए, तो हमने एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के अंदर तीन फॉर्मूले पढ़े थे। एक था हाफ CV², एक था हाफ QV और एक था Q²/2C। तो हमें देखना है अब एक ऐसा फॉर्मूला चुनना है जिसमें चार्ज हो जो कि सेम रहता है और कैपेसिटेंस हो, तो वो फॉर्मूला निकल करके आता है Q²/2C। तो मैं मान लेता हूं लेट CS be the equivalent capacitance। मैं मान लेता हूं इसमें CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन कॉम्बिनेशंस की। ठीक है ना, तो इनका टोटल कैपेसिटेंस CS है। चार्ज कितना जा रहा है पूरी कॉम्बिनेशन में, Q। तो एनर्जी स्टोर्ड U, उसका फॉर्मूला आ जाएगा Q²/2CS। टोटल अगर इनकी कैपेसिटेंस CS थी और चार्ज Q जा रहा है तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी वो हो जाएगी Q²/2CS। ये एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। अब आपको ये CS की वैल्यू अगर आप यहां से निकालें तो आप लिख सकते हैं 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की यहां पर पुट कर दीजिए तो आपके पास U का फॉर्मूला आ जाएगा Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3। लेकिन अगर आप ध्यान दो ये जो Q²/2C1 है ये तो इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू है। ये जो Q²/2C2 है ये तो दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी की वैल्यू है और ये जो Q²/2C3 है ये तीसरे कैपेसिटर के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू है। इसका मतलब
मैं इन तीनों की जगह U1 U2 U3 लिख सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। इसका मतलब अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो टोटल कॉम्बिनेशन की एनर्जी इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जीज का सम होती है। यानी जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी होगी उनको जोड़ दें सबकी एनर्जी को तो हमें टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन मिल जाती है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया, सबको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारी दूसरी कॉम्बिनेशन के ऊपर जिसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यहां पर 3 कैपेसिटर ले लेते हैं पिछली बार की ही तरह। ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर नंबर C1, ये हमारे पास आ गया हमारा कैपेसिटर नंबर C2 और ये हमारे पास आ गया हमारा कैपेसिटर नंबर C3। है ना, कितने प्यारे प्यारे से कैपेसिटर्स हैं, देखो फिजिक्स ही बहुत प्यारी है ना बच्चों, बड़ी ही प्यारी। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, वाट लगा रखी है इसने हमारी। ये आ गया C3। तो C1 C2 C3 हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हो गए। अब हमने ये जो बैटरी लगाई इसका पोटेंशियल है V, चार्ज जो जाएगा टोटल चार्ज है वो है Q, लेकिन जब ये इस पॉइंट A पर पहुंचेगा, ये है पॉइंट B, जंक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो इसको 3 पार्ट्स में बंटना पड़ जाएगा, डिवाइड होना पड़ जाएगा। C1 में जाएगा चार्ज Q1, C2 में जाएगा चार्ज Q2 और ये जो C3 है बच्चों इसमें जाएगा चार्ज Q3। लेकिन अच्छी बात यह है तीनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। ऑल द 3 कैपेसिटर्स विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट इज V। ठीक है, अब हमें यह देखना है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है एनर्जी का जिसमें कैपेसिटेंस भी हो और पोटेंशियल भी हो, और वो आता है हाफ CV²। ठीक है, तो मैं कहूंगा लेट Cp be the equivalent capacitance, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इन द कॉम्बिनेशन U वो आ जाएगी हाफ Cp इंटू V²। यस और नो? लेकिन ये जो Cp है इसको आप लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3। ये वैल्यूज कैसे निकाली मैंने, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा चुका हूं, नहीं देखे जाकर के देख लो ताकि समझ में आ जाए। ये है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, मैंने इनको डिराइव भी करवाया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में, तो जाके देख लेना। तो ये C1 प्लस C2 प्लस C3 हमारे पास Cp की वैल्यू हो गई। अब जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ C1V² प्लस हाफ C2V² प्लस हाफ C3V²। यही बन जाएगा फॉर्मूला। देखो C1 C2 C3 रख देंगे Cp की जगह तो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये जो हाफ C1V² है ये तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी है, C1 की एनर्जी। ऐसे ही ये जो हाफ C2V² है ये दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी है, C2 की एनर्जी है ये। और ये जो हाफ C3 इंटू V² है ये तीसरे कैपेसिटर C3 की एनर्जी है। तो मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं देयरफॉर U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। इसका मतलब चाहे आप सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देख रहे हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देख रहे हो, दोनों में ही जो टोटल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन आती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी का सम होती है। इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर एनर्जीज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। बच्चों ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? देखिए मान लीजिए मेरे पास 2 कैपेसिटर हैं, एक को मैंने चार्ज किया दूसरा अनचार्ज रख दिया, लेट अस से, या दूसरे को भी मैंने चार्ज कर दिया, दोनों को अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज किया। एक कैपेसिटर C1 है उसको मैंने चार्ज किया पोटेंशियल V1 पर, कैपेसिटर C2 है उसको मैंने चार्ज किया पोटेंशियल V2 पर। उसके बाद मैंने दोनों को साथ में जोड़ दिया, बैटरी से हटा करके साथ में जोड़ दिया। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, भाई C1 का पोटेंशियल V1 था, C2 का पोटेंशियल V2 था, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है।
अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है और इनको साथ में जोड़ा जाएगा तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये असल में कारण है चार्ज के फ्लो का। तो मुझे ये बात पता है कि यहां पर जो चार्ज का फ्लो है वो शुरू हो जाएगा। चार्ज कब तक फ्लो करेगा भैया? चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, दैट इज बोथ द कैपेसिटर्स अटेन द सेम पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को हम लोग नाम देते हैं कॉमन पोटेंशियल, और आज हम इसी कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे इन दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक, तो कॉन्सेप्ट है, मैंने ये एक कैपेसिटर लिया, ये है C1, इसको चार्ज किया गया टू अ पोटेंशियल V1। ये मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है C2, इसको चार्ज किया गया टू अ पोटेंशियल V2। ठीक है, हम मान रहे हैं V1 इज ग्रेटर देन V2। अब अगर मैं इन दोनों को साथ में कनेक्ट कर दूं, इनको ऐसे साथ में जोड़ दिया, ये है C1, ये है C2, तो मुझे पता है चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। क्योंकि V1 ज्यादा है V2 से, तो चार्ज का फ्लो C1 से C2 की तरफ होना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, टिल बोथ द कैपेसिटर्स ऑब्टेन अ न्यू पोटेंशियल V1 डैश इक्वल्स टू V2 डैश इक्वल्स टू V0। इस V0 को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन क्यों? क्योंकि दोनों कैपेसिटर्स के लिए इसकी वैल्यू कॉमन है ना? यस और नो? अब इसको हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब वो क्यों लगाएंगे यहां पर? समझो, मैंने इस कैपेसिटर को चार्ज किया V1 पोटेंशियल तक, C1 को, इसके अंदर चार्ज स्टोर हो गया, मैंने बैटरी हटा दी। V2 को, ये जो कैपेसिटर C2 था, इसको मैंने V2 तक चार्ज किया, बैटरी हटा दी। अब क्योंकि मैंने एडिशनल सोर्स चार्ज डालने वाला बैटरी वो रिमूव कर चुका हूं, तो जितना चार्ज C1 के अंदर है और जितना चार्ज C2 के अंदर है, जोड़ने के बाद भी ये चार्ज कहीं गायब थोड़ी हो जाएगा, रहेगा इसी कॉम्बिनेशन के अंदर। C1 से C2 के अंदर आ जाएगा तो C1 का चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, C2 का चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज तब भी सेम रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई चीज यहां पर कनेक्ट नहीं करी जो या तो चार्ज डाल रही हो सर्किट में एक्स्ट्रा या सर्किट से चार्ज निकाल रही हो। यानी देयर इज नो सोर्स और सिंक ऑफ चार्ज, ये आपस में ही कनेक्टेड हैं। इसीलिए यहां पर जो चार्ज रहेगा बच्चों टोटल, वो कंजर्व्ड या कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं इसका इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकालूं, Q इनिशियल, तो वो Q1 प्लस Q2 होगा। अब Q का फॉर्मूला होता है CV, तो आ जाएगा C1V1 प्लस C2 इंटू V2। ठीक, अब जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तो इनका पोटेंशियल V0 हो गया, लेकिन कैपेसिटेंस तो सेम रहेगी। देखो मैंने पहले ही बताया है, कैपेसिटेंस चेंज करने के लिए कैपेसिटर के साथ फिजिकल छेड़छाड़ करनी जरूरी है। उसका डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स छेड़ दो, एरिया कम ज्यादा कर दो, बीच में कोई मीडियम डाल दो। जब तक आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, कैपेसिटर के साथ फिजिकल छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, तो उसको हम क्या मानते हैं? हमेशा कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे फाइनल चार्ज। जो फाइनल चार्ज है सिस्टम का Q फाइनल, वो आ जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, इसको लिखेंगे C1V0 प्लस C2V0। अब क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है, सिंस चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड या कांस्टेंट है इसमें, तो हम कह सकते हैं Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल, या आप कह सकते हैं C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू V0। V0 मैंने कॉमन ले लिया ऊपर इक्वेशन में, तो मेरे पास कॉमन पोटेंशियल V0 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास आ गया कॉमन पोटेंशियल
वी नॉट का फॉर्मूला। अब इसमें ये तो हमारे पास था कॉमन पोटेंशियल जो हमने कैलकुलेट किया। अब यहां पर इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। मान लीजिए इफ वन ऑफ द कैपेसिटर्स इज अनचार्ज्ड, तो हम मान लेते हैं कि जो दूसरा कैपेसिटर था वो अनचार्ज था। अनचार्ज था तो मतलब उसका पोटेंशियल कितना हो जाए, उसमें कोई चार्ज ही नहीं है तो उसके पास पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो हम उसके पोटेंशियल V2 को क्या मान सकते हैं बच्चों, 0 मान सकते हैं। तो अब जो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा वो आएगा C1 V1, C2 V2 0 हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2। उस केस में आप कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये बनाते हैं। अब एक और इसका सब केस बनाया जा सकता है। इफ बोथ कैपेसिटर्स आर लाइक, एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C। तो V0 का फॉर्मूला आ जाएगा CV1 प्लस CV2 अपॉन C प्लस C। तो V0 आ जाएगा C कॉमन V1 प्लस V2 अपॉन 2C, C से ये C कैंसिल, V0 आ जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन 2। यानी अगर दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स होंगे तो जो पोटेंशियल है वो अरिथमेटिक मीन से निकाला जा सकता है। अगर इसमें V2 0 हो जाए तो V0 की वैल्यू आती है V1 अपॉन 2। यानी अगर दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज हो जाए, दैट इज C2 इज अनचार्ज्ड। अगर C2 अनचार्ज हो गया तो आपके पास फर्स्ट पोटेंशियल का हाफ हो जाता है। यानी अगर आप दो एक जैसे पोटेंशियल को, लेट अस अज्यूम मैंने 8 माइक्रोफैरेड के दो कैपेसिटर लिए, C1 जो था उसका पोटेंशियल था 100 वोल्ट और C2 अनचार्ज था, दोनों 8 माइक्रोफैरेड के हैं। आपसे कहा गया उन दोनों को साथ में कनेक्ट किया, बताओ उनका नया पोटेंशियल क्या होगा। डायरेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर्स थे और एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज था, तो सीधा जो पहले वाला कैपेसिटर था उसका पोटेंशियल था 100 वोल्ट, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो आंसर आएगा 50 वोल्ट। बिना कोई कैलकुलेशन के डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाएंगे एमसीक्यूज में। आई होप समझ में आ गया सबको यहां तक, यस और नो। चलिए अब देखते हैं बच्चों, जब हम इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं आपस में कॉमन पोटेंशियल ऑब्टेन करने के लिए, दे अंडरगो अ लॉस ऑफ एनर्जी। उनके अंदर एनर्जी का लॉस होता है। अगर आप बुक खोल करके देखेंगे इसमें आपको पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन भी नजर आएगा कि ये एनर्जी गई तो गई कहां। भाई मैंने एक कैपेसिटर को लिया, C1 को V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया, C2 को V2 तक चार्ज किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ने में एनर्जी कहां जा रही है, वेयर इज द एनर्जी गोइंग। लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है तो क्यों, सवाल यह आता है। तो यहां पर आप नोटिस करना, जब भी आप एक पोटेंशियल वाले ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करते हो तो उनकी तार जो होती है ना, उनमें आपस में स्पार्किंग होती है, दे अंडरगो अ स्पार्क। अब वो जो स्पार्क होता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, उसमें आपको लाइट भी दिखाई देती है, आपको धुआं सा यानी गर्मी भी दिखाई देती है और चट की आवाज भी आती है। यानी उसमें 3 तरह की एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, लाइट एनर्जी, दूसरा साउंड एनर्जी और तीसरा हीट एनर्जी। अब ये एनर्जी आ कहां से रही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कहीं से तो आई होगी। तो ये एनर्जी उन्हीं कैपेसिटर्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड थी उसी में से निकलती है। तो इसीलिए वो जो एनर्जी का लॉस होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि जो एनर्जी कैपेसिटर्स के अंदर स्टोर्ड थी उसी का हिस्सा बाहर निकल रहा है इन दीज 3 फॉर्म्स, हीट, लाइट एंड साउंड की फॉर्म में वो एनर्जी वेस्ट हो रही है, डिसिपेट हो रही है। इसीलिए जो फाइनल एनर्जी होगी कैपेसिटर कॉम्बिनेशन की वो इनिशियल से थोड़ा सा कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है वो बताता है हमको ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है, निकालना बहुत आसान है। हमें पता है जो इनिशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, U इनिशियल, वो हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। यही होगी जी इनिशियल एनर्जी सिस्टम की। भाई C1 की एनर्जी कितनी थी अगर V1 पोटेंशियल तक चार्ज किया गया था, हाफ C1 V1 स्क्वायर। C2 की एनर्जी कितनी थी अगर उसे V2 पोटेंशियल तक चार्ज किया गया था, हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये एनर्जी थी इनकी। अब आपसे ये पूछा गया है अब इनकी फाइनल पोटेंशियल कितना है, दोनों का याद है, फाइनल पोटेंशियल है V0, तो आ जाएगा हाफ C1 प्लस C0 इंटू V0 का स्क्वायर। ठीक, और अगर आप याद करो
वी नॉट का फॉर्मूला क्या था बच्चों? वी नॉट का फॉर्मूला था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास फाइनल एनर्जी आ जाएगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इससे ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा U फाइनल इक्वल्स टू 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गई। अब बच्चों जो लॉस होता है वो हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है। आपने क्लासेस में पढ़ा भी था, जूनियर क्लास के मैथ्स में लॉस होता है हमेशा मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, है ना। तो ऐसे जो इनिशियल वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी और फाइनल वैल्यू कम रहेगी, तो इसीलिए हमारे पास जो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा डेल्टा यू, वो आ जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। और देखो आपको दिख भी रहा है ये वैल्यू डेफिनेटली कम है। कितनी कम है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। यही बन जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहां एलसीएम अगर आप ले लें इसका और इसको भी ओपन कर लें, तो देखो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 1/2 C1 प्लस C2। अब ये C1 प्लस C2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ब्रैकेट में आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। ठीक, फिर यहां आएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। और जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस के साथ तो आ जाएगा माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और आ जाएगा -2 C1 C2 V1 V2। देखो जी यही बचेगा, ये सोनो, है ना। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर। अगर आप नोटिस करो भाई, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या? देखो हमारे पास बचा डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2 और यहां बचा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर -2 C1 C2 V1 V2। अगर मैं ये C1 C2 बाहर कॉमन निकाल लूं अपॉन 2 C1 प्लस C2, तो देखो ब्रैकेट में बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर -2 V1 V2। ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB इसका फॉर्मूला होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर। तो मेरे पास डेल्टा U का फॉर्मूला आ जाएगा C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2। और ये है हमारा लॉस इन एनर्जी का एक्सप्रेशन। देखो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बड़ी आसानी से ये किया जा सकता है। ये है लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, जब हम दोनों कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया ये। बच्चों अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है और आपको मजा आने लगा है और फिजिक्स आपको समझ में आने लगी और आसान लगने लगी है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार मुझे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो कि बड़ा बुरा लगता है। आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।